नमस्कार दोस्तों, कॉन्कर आईएएस में आपका स्वागत है। हम एमपीपीएससी 2020 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में, आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और थर्ड लेक्चर में हम कैग और नीति आयोग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने पहले ये 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर आप इन आयोगों के बारे में देख सकते हैं, जो कि अप्रैल 2021 में होने वाली जो पीटी होने जा रही है उसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और जो भी इसमें सोर्स फॉलो कर रहे हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक है। इसलिए आज हम जो हमारा नया टॉपिक है ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं। इसका हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। मतलब ये यूपीएससी केंद्रीय लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे ये सभी एग्जाम करवाती है, ठीक है। अब यूपीएससी भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। यह संविधान के 14वें भाग में आर्टिकल 315 से 323 तक है। कहने का तात्पर्य है कि यूपीएससी एक केंद्रीय मतलब सेंट्रल, मतलब इसमें केंद्र स्तर के अधिकारी होंगे जो केंद्र और राज्यों में अपना काम करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम ये कंडक्ट करवाते हैं। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, मतलब स्वतंत्र है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है और ना ही इस पे किसी के दबाव में है। इसलिए स्वतंत्र संवैधानिक मतलब इसको हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है। हमारे संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक पूछा गया है। आपकी हम एमपीपीएससी के पीटी में डायरेक्ट पूछ सकता है कि यूपीएससी कहाँ डिफाइन है संविधान में। संविधान के 14 भाग में डिफाइन किया गया। आप यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या कि ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं। तो यहाँ 315 से 323 तक आता है। या कि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक है, या कि संविधानेतर है या कि वैधानिक है। आपको अगर ये इनके बारे में थोड़ा ना पता हो तो संवैधानिक का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है जो संविधान में डिफाइन किया गया हो, जो संविधान में उस संविधान में जब संविधान बनाया गया है तो उसमें इस बात की उल्लेख है, ठीक है। संविधानेतर मतलब संविधान के बाहर, मतलब संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है तो हम उसको तब भी लाया गया, जैसे नीति आयोग, ठीक है। और एक आता है वैधानिक, मतलब किसी वैधानिक का यहाँ पे तात्पर्य होता है कि किसी लॉ के द्वारा उसको बनाया गया हो। संविधान में तो नहीं है लेकिन उसको लॉ द्वारा, विधि द्वारा उसको बनाया गया हो, ठीक है। तो इसलिए स्वतंत्र संवैधानिक निकाय मतलब संविधान में अगर आपसे ये पूछे यूपीएससी क्या है, अगर संविधान में डिफाइन है तो हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संविधान में इसको डिफाइन है। आपकी पीटी के हिसाब से 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। एक संवैधानिक निकाय, और संविधान के कौन से भाग में है तो आप बोलेंगे 14 भाग में है,
इसका कौन सा आर्टिकल है? तो 315 और 323, 315 से 323 के बीच जो आर्टिकल आते हैं, इसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है। हम आपको पीटी के ओरिएंटेड से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डिटेल से यहाँ बताने वाला हूँ, और मैं मेन पॉइंट ही लिया हूँ जो कि पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बाकी तो यूपीएससी के बारे में इसमें बहुत सारी डिटेलें हैं, लेकिन उतना एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको आयोग की यूपीएससी की संरचना बताऊंगा अब नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यूपीएससी में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों की उल्लेख नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। कहने का तात्पर्य, यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है, कुछ अन्य सदस्य होते हैं, कुछ अन्य सदस्य होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होंगे, जो कि भारत की इनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन संविधान में आयोग के सदस्यों के की कितने होंगे, मिनिमम कितना होगा, 2-4 होंगे, 10-15 होंगे, ये डिफाइन नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि संविधान में कितने सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट में है तो आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। ये अभी रिसेंट में है। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आयोग सदस्यों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये संविधान में ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन प्रेजेंट में अध्यक्ष समेत 9 सदस्य हो सकते हैं या 11 सदस्य हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 सदस्य, एक अध्यक्ष, या कि 10 सदस्य, 11, मतलब इसी के बीच में हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल इससे ज़्यादा नहीं है। इनकी योग्यता, आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। योग्यता, सदस्य और अध्यक्षों की क्या, यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि जो यूपीएससी के मेंबर हों या कि अध्यक्ष हों, आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। मतलब इसमें से आधे सदस्य कम से कम भारत सरकार के यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। उन्होंने 10 वर्ष किसी उसमें ऑफिशियल में काम किया हो, उनको 10 साल का अनुभव हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब संविधान में ही इनबिल्ट है कि राष्ट्रपति जो होगा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है। यहाँ पे केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करता, यहाँ पे कौन करता है? यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों की सेवा शर्तें क्या होंगी, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी का कार्यकाल। यूपीएससी का क्या कार्य होगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं। उनके कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, जो कि ये पहला पॉइंट ये है, अगर आपसे यूपीएससी की पीटी में ये पूछा जाए यूपीएससी के सदस्य अध्यक्षों का कार्यकाल क्या होगा, तो आप ये बोलेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो सकता है कि वो 6 वर्ष किया हो तो उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो रही हो, तो जो भी पहले हो वो रिटायर्ड हो जाएगा। और यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष राष्ट्रपति को कभी भी संबोधित करके अपना अलग त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है,
और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष उनको उसी प्रकार हटाया जा राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रकार से हटाया जाएगा जो संविधान में वर्णित हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कर सकता है। यह 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में जोड़ा गया है। पहले ऐसा नहीं था, इसको इस संविधान में नहीं था कि दो परिस्थितियों में यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगर मान लीजिए, तो इसका जो पहला पॉइंट है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति दूसरे अन्य कारणों से नहीं कर रहा है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष अपना काम तब तक करता रहेगा जब तक अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति ना काम नहीं संभाल लेता, अध्यक्ष फिर से नियुक्ति ना हो जाए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, पहले संविधान में ये चीज डिफाइन नहीं थी कि जब अध्यक्ष, मान लीजिए कि उसका अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दिया हो, या कि उसको हटा दिया गया हो, या कि अध्यक्ष अपने काम करने में सक्षम नहीं है, या कि वो अनुपस्थित रहता है, या कि दूसरे रीजन अन्य भी हो सकते हैं, तो उस अध्यक्ष की पूर्ति के लिए आयोग का काम कैसे चले, तो अध्यक्ष को हम नियुक्त करने को राष्ट्रपति को पावर है, तो वो उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया है। अगर आपसे ये बोला जाए कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, तो आप बोलेंगे अगर उसका पद रिक्त हो, या कि वो कार्य करने में असक्षम हो, या कोई अन्य रीजन हो, तो ये हमारे 15वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1963 में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, और कार्यवाहक अध्यक्ष अपना काम तब तक करता रहता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता, या कि अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए। मान लीजिए, हो सकता है कि अध्यक्ष काम करने में असक्षम था, या कि मान लीजिए अस्वस्थ था, तो हो सकता है वो अपना काम फिर से ऑफिस में आए, मतलब कि फिर से वो आए, तो वो अध्यक्ष उसको हटाया नहीं गया, तो वो अब अपना काम संभाल लेगा, तो कार्यवाहक अध्यक्ष हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक अगर अध्यक्ष को हटा दिया गया है, तो जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त ना हो, तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष कार्य करता रहेगा। कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रोविजन कब किया गया है दोस्तों? 15वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे यूपीएससी के सदस्यों का अध्यक्ष सदस्यों का निष्कासन। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है। अब इस यूपीएससी के सदस्यों को निष्कासन हम निम्न प्रकार से परिस्थितियों से हम उसको हटा सकते हैं। अब हम इसके बारे में पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। थर्ड पॉइंट, अगर वह राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद से बने रहने में अयोग्य हो, या कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो निष्कासन के लिए दोस्तों हमने 4 पॉइंट पढ़ा। हालांकि ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है अलग अलग की कमीशन में, वो सेम पॉइंट यहाँ भी है। आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये उतना इम्पोर्टेंट है भी, तो इसलिए अगर आप एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में कुछ ये 4-5 पॉइंट कॉमन है,
पहला है अपनी पदावधि के दौरान अपने पद का कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब अपना जो काम है कहीं और का बाहर से भी किसी और जगह लाभ के पद में काम कर रहा हो, जिससे उससे वहाँ की भी इनकम हो रही हो, मतलब तो उसको हटाया जा सकता है या उसे दिवालिया घोषित कर दी। ये कि राष्ट्रपति ऐसा समझे कि वह आयोग के सदस्य और अध्यक्ष मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, मान लीजिए वो ऑफिस आने में असक्षम हो, कहीं कुछ हो गया हो, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, या कि कुछ और भी रीजन है, या कि वो बीमार है, वो मतलब ऑफिस में आने के योग्य नहीं है, तो उसको भी अस्त अक्षमता के कारण, मतलब वो हो सकता है कि वो सक्षम ना हो या आयोग के पद पे बने रहने योग्य, तभी उसको हटाया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। कदाचार को हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है। हालांकि कदाचार को राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। मतलब क्या यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, वह उच्चतम न्यायालय को भेजता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के पश्चात अगर वो सही पाते हैं तो वो राष्ट्रपति को परामर्श करेंगे और राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। और सपोज दैट उच्चतम न्यायालय जांच के पश्चात सही नहीं पाता है तो तब भी परामर्श करेगा कि ये सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उनके सदस्यों को नहीं हटाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को होपफुली। और नेक्स्ट, संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में की गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है और कुछ सलाहें ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर है कि वो उसकी आयोग की सिफारिश को, अल्लाह के उच्चतम न्यायालय की जांच को या परामर्श को माने भी या कि नहीं माने। लेकिन यूपीएससी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मामले की जांच राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। मतलब इसको राष्ट्रपति इग्नोर नहीं कर सकता। इसको अगर वो भूला है, जांच में ये पाया गया है कि ये सदस्य और अध्यक्ष ये किसी न किसी काम में संलिग्न थे, तो उनको सदस्यों को अगर हटाने के लिए बोला है तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। ये बाध्यकारी है। बाध्यकारी का दोस्तों मतलब ये है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच की रिपोर्ट दी है वो ट्रू है तो उसको ट्रू ही मानना पड़ेगा। इसलिए ये बाध्यकारी है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों को और अध्यक्षों को निलंबित या पद से हटा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य कदाचार का दोषी माना जाएगा। यहाँ पे कदाचार को डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कदाचार के बारे में संविधान कहता है यूपीएससी के अध्यक्ष व अन्य सदस्य कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह पहला पॉइंट, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो या इच्छुक हो। नेक्स्ट पॉइंट, नियमित कंपनी के सदस्य कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए हो। कहने का तात्पर्य कदाचार का मतलब वो भारत सरकार या राज्य सरकार किसी संविदा में नियुक्त हो या उससे करार किया हो या इच्छुक हो तब भी वो कदाचार माना जाएगा। नियमित कंपनियां मतलब कंपनियों के साथ
या अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार किया हो, करार मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट के हो, तो जिससे उसको लाभ होता हो तो वो करार माना जाएगा। और राष्ट्रपति इनको उच्चतम न्यायालय के परामर्श के माध्यम से इनको हटा सकता है। ठीक है। अब यूपीएससी की स्वतंत्रता, यूपीएससी की क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, हम इसको अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो यूपीएससी की इसमें हम वैसे तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, संविधान में यूपीएससी को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्न उपबंध हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर हटा सकता है, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त की गई है। यूपीएससी, इसमें जो पहला पॉइंट है, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधार पर हटा सकता है, इसलिए इन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, कि अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता, मतलब डायरेक्टली नहीं हटा सकता। हटाने का प्रावधान है, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय के परामर्श से हटाएगा जब वो जांच करेंगे। तो इसलिए उनकी पदावधि की सुरक्षा दी गई है कि आप अपने पद पर अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा करते राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनके अगर सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चों भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। इन पर फॉर्म पर कोई मतदान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य जो भी होंगे उनके वेतन क्या होगा, पेंशन क्या होगी, सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होंगे। इस पर संसद पे कोई मतदान नहीं होगा, इसलिए स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें संसद पे कोई इस पर मतदान नहीं होगा कि उनको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। ये भारत की संचित निधि। अगर पीटी में ये पूछा जाए कि भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है, दोस्तों ये आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि है। इस यूपीएससी के सदस्यों के इस पर फॉर्म पर कोई मतदान नहीं होता है, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट, यूपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। अध्यक्ष कार्यकाल के बाद किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी नियोजन में नौकरी के पात्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल के बाद उन्हें पुनः सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नहीं नियुक्त किया जा सकता। मतलब अगर उन्होंने एक टर्नओवर पूरा कर लिया है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, तो वो दूसरे पद के लिए योग्य नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दूसरे कार्यकाल के लिए वो योग्य नहीं होते। और इनकी सेवा लेकिन इनकी वेतन भत्ते जो भी हैं कहाँ से वो मिलता है, तो आप बोले कि संचित निधि से मिलता है। ठीक है। अगर इसमें संसद में मतदान नहीं होती, पीटी के लिए ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
मतलब यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र है, लेकिन भारत सरकार किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यूपीएससी का जो मेंबर है, तो वो अगर यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। इसके अलावा वो किसी और पद पर, भारत सरकार हो चाहे क्या कि राज्य सरकार हो, किसी और पद पर वो नियुक्त नहीं हो सकता। मतलब अगर यूपीएससी का मेंबर वो यूपीएससी का अध्यक्ष द्वारा बन सकता है, या कि राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एमपीपीएससी का अध्यक्ष वो बन सकता है, लेकिन मेंबर नहीं बनेगा। यहाँ भी द्वारा नहीं बनेगा, वहां भी, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष या कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। इसके अलावा चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके भी अधीन किसी और पद के लिए ये नियुक्ति नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम यूपीएससी के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि यूपीएससी के कार्य बहुत सारे हैं और पीटी में इससे कि आयोग के कार्य आने के बहुत कम चांस हैं। इसमें जो आपको अगर पूछेगा पीटी में, तो यूपीएससी के कब बना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका त्यागपत्र कौन लेता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, यही सब पूछेगा। या कि कुछ जो, लेकिन आयोग की कार्य पूछने की बहुत कम चांस है। हालांकि तब भी आपको एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। यह अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवा व केंद्र शासित क्षेत्रों में लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। अखिल भारतीय सेवाएं जो इस आयोग के कार्य है, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब आईएएस, केंद्रीय सेवाएं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे केंद्र शासित प्रदेशों हो, सभी में लोक सेवाओं का नियुक्ति के लिए परीक्षा करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी राज्य दो या अधिक राज्य के अनुरोध करने में किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती का आयोजन का प्रवर्तन करने में सहायता करेगा। मान लीजिए कोई दो या दो से अधिक राज्य ये बोलते हैं कि यूपीएससी से कि आप हमारे लिए विशेष अभ्यर्थी के अपेक्षित हैं, तो आप दोनों इंस्टीट्यूट में संयुक्त भर्ती करवा दीजिए। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे अगर पूछा जाए तो पंजाब एंड हरियाणा, उन्हें इसके लिए यूपीएससी से रिकमेंडेशन किए हमारे लिए आप की परीक्षा का जो आयोजन कीजिए, तो यूपीएससी कर सकता है। ये एग्जाम्पल है। ऐसे अगर दो या दो से अधिक स्टेट बोलें कि हमारे स्टेट के लिए आप परीक्षा का आयोजन करें, तो यूपीएससी करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यूपीएससी जो है हर वर्ष अपने आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट हर वर्ष देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों में राज्यों को सलाह प्रदान कर सकता है। अगर किसी राज्य का राज्यपाल अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत अगर किसी राज्य के राज्यपाल ने बोला है, तो वे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे यूपीएससी। उसके उपरांत किन्हीं मामलों में राज्य को सलाह दे सकता है। मतलब राज्य के राज्यपाल को तभी परामर्श करेंगे जब राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति दे दे, तो कमीशन उस राज्य को सलाह और परामर्श कर सकता है। ठीक है,
अब हम इससे के नेक्स्ट प्रावधान पढ़ेंगे, मतलब जो नोट या कि जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से अन्य प्रावधान। आयोग के अतिरिक्त कार्य सांसद तय करती है। आयोग के कौन कौन से कार्य होंगे, अतिरिक्त कार्य कौन कौन से होंगे, तो सांसद तय करते हैं। सांसद मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रोज वर्कर थे। आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रोज मिलियन बैथू थी। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यूपीएससी का एग्जाम के हिसाब से एमपीपीएससी 2020 की जो परीक्षा 11 अप्रैल 2021 की होगी, उसके लिए पीटी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, क्योंकि ये क्या है, संवैधानिक संस्था है और ये अभी पहली बार न्यू सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके पहले इसमें शामिल नहीं था। अब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एसपीएससी। राज्य लोक सेवा आयोग एमपी का मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये संविधान के भाग 14 में है। इसका जो आर्टिकल है 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन और सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्ती का उल्लेख किया गया है। देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी में चीज़ें कॉमन है, जो फीचर वहाँ है, लेकिन इसमें कुछ जो प्रधान हटके हैं, तो मैं आपको वही मेन पॉइंट पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के संविधान में कौन से भाग में है, तो दोनों 14 भाग में है और दोनों का आर्टिकल 315 से 323 के बीच में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आयोग की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। इसका गठन 27 अक्टूबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों के पद की स्वीकृति है। वहाँ पे अध्यक्ष समेत अन्य सदस्य थे, जो कि राष्ट्रपति के ऊपर था कि वो अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राज्यपाल करता है। सदस्य की संख्या का उल्लेख यहाँ भी नहीं है और योग्यता का वर्णन नहीं है, और आदि सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। दोस्तों यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे मतलब सदस्य की संख्या का उल्लेख नहीं है, ना ही इनकी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन इनका एक ये है कि भारत सरकार या राज्य सरकार का 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो आदि सदस्यों को, तो वो वहाँ भी है, सिमिलर ही है। लेकिन इनका जो कार्यकाल है ये वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु हो तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों क्या था, 6 वर्ष 65 वर्ष, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में। यहाँ पे 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु में है, वहाँ 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु में है, वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्ति करता है। आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है, यहाँ पे राज्यपाल करता है, वहाँ पे राष्ट्रपति करता है। आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की सेवा करते राज्यपाल करता है। इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये भारत की संचित निधि से देता है। और वहाँ पे
भारत की पंचायत निधि पे करता है, लेकिन दोनों का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 266 राज्य संचित निधि में है, ठीक है। और भारत की संचित निधि भी यही आर्टिकल 266 में ही डिफाइन किया गया है, ठीक है दोस्तों, इस संविधान में। इस सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य किसी अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लेकिन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि स्टेट पीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, या कि सदस्य भी बन सकता है, या कि किसी और लोक सेवा, किसी अदर स्टेट की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, लेकिन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है किसी और सेवा के लिए इसकी नियुक्ति नहीं किया जा सकती है। मतलब राष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या कि मेंबर बन सकता है, या कि कोई और भी जो लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन अदर उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अदर का सेंस ये है जो लोक सेवक होते हैं वो, या कि कोई अन्य कमीशन में भी ये इस सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकते, मतलब किसी लाभ के पद पर ये पदधारण नहीं कर सकते। केवल यूपीएससी का अध्यक्ष, सदस्य या अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्त नहीं होंगे। मतलब स्टेट पीएससी के में जो मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो दोबारा इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य नहीं नियुक्त हो सकते हैं, दोबारा इसमें नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा आप अंतर समझिए इन पॉइंट में जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको ये लगता हो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ पुनः नियुक्ति हो रहे हैं और यहाँ बोलता हूँ नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग में ये अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्त नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं, या कि किसी और लोक सेवा आयोग, मतलब एमपी लोक सेवा आयोग के अलावा कोई अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा ये कहीं और भी पात्र नहीं हैं, और कहीं और गवर्नमेंट या कि में कहीं भी ये किसी भी नियोजन के पात्र नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर डी.वी. रेगे। डॉक्टर डी.वी. रेगे। अगर आपसे यही पूछे कि स्टेट पीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर डी.वी. रेगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी जो मतलब कि करंट में अभी कौन है, तो ये आप लोग कमेंट में हमको बताइए। हालांकि अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे एग्जाम के लगभग 3 महीने हैं, तो हो सकता है ये वो अध्यक्ष चेंज हो जाए, फिर आप बोलेंगे कि सर ने आपने ये पढ़ाया था, तो इसलिए मैं इसको फिर एक लास्ट में एग्जाम के 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अभी आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पीएससी पढ़ लिया। इसमें से आपको जो ध्यान देने वाले पीटी के हिसाब से यूपीएससी संवैधानिक निकाय है। इसमें संवैधानिक मतलब संविधान में इसका वर्णन है, संविधान के विभाग मतलब 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, लेकिन अभी जो है तो अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। इनका योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, इनकी योग्यता क्या होगी संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है, और पद से कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के जजों की परामर्श के हिसाब से ही कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों को
ये फिर आयोग की स्वतंत्रता क्या क्या है, और मैं आपको इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आयोग के सदस्यों की वेतन भत्ते जो भारत की संचित निधि में होता है, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में मतलब डिफाइन है। सांसद पर इस पर मतलब कि मतदान नहीं होता है, ये दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं होता है। मैं आपको इसकी समरी भी बता दिया हूँ, ठीक है। और यूपीएससी के एक जो आयोग के जो कार्य सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए, यूपीएससी की हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अन्य जो इसके प्रावधान है, आयोग के अतिरिक्त कार्य के लिए सांसद इसको बोल सकता है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष रोज बरकर थे, आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू थी। इसको आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यूपीएससी की हो गया। अब स्टेट पीएससी का, इसमें भी सेम चीजें हैं। यहाँ संविधान के भाग 14 और आर्टिकल 315 से 323 आयोग की स्वतंत्रता है। आयोग की संरचना हमने बता दी, इसका मुख्यालय इंदौर में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है, दोनों में चीजें सिमिलरिटी है, लेकिन जो इनका कार्य अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल है राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष है, 62 वर्ष है। आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वहां सेवा शर्ती में जो इनकी जो थी वेतन भत्ते कहाँ से मिलती थी, वहां भी मिलता था भारत संचित निधि से, और यहाँ पे राज्य संचित निधि से मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये अध्यक्ष पुनः नियुक्ति नहीं होते हैं, और प्रथम अक्षर डॉक्टर डीवी रेगे हैं। तो आज हम दोनों टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप स्टेट पीएससी और यूपीएससी कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीक ऐसे ही दो मतलब की वो लाएंगे बॉडी। और अगर आप लोग को पीडीएफ की फाइल चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए, और हम आपको मतलब कि उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जो कि एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। और जल्दी ही हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सभी का टेस्ट भी लाएंगे, जिससे आपको लकी एग्जाम पीटी के हिसाब से काफी बेहतरीन तैयारी हो सके। और हमारे इस एक्सपर्ट और टीम इस पर काम कर रही है। तो इसलिए कॉन्कर आईएएस में आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे जो हमारे भाई बंधु हैं, तो वो जो दूर दराज में जिनको मतलब कि मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहा, तो उन पर उनको ये इस सब चीज का लाभ मिल चुके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।